बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 3-4 चीज़ों पर इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं। एक तो काजी फ़ैसल साहब ने आज एक बड़ा दिलचस्प बेंच बनाया है। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब एक एक सीट करके काजी फ़ैसल साहब जो हैं वो इधर से उधर भेज रहे हैं। पहले भी 3 सीटें जो हैं वो PTI की नून लीग को दे दी गई थी। अब एक और, यानी काजी फ़ैसल के लिए एक एक सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर मौलाना फजल रहमान जिस दिन मान जाएँ उस दिन बाकी नंबर पूरा हो। एक एक सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है काजी फ़ैसल साहब के लिए, तो उनकी एक्सटेंशन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए। तो आज एक ऐसा बेंच बनाया गया है जिससे तकरीबन तय है कि एक और सीट PTI की तो जा रही है। इस पर बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन आज फिर सर जोड़ के बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है? मगर फैसला वो कर चुका है, क्यों बैठ रहा है? फिर लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की आज समाअत हुई है। यानी काजी फ़ैसल साहब के खिलाफ दायर होने वाली दरख्वास्त को लाहौर हाई कोर्ट ने सुना है। इस पर भी कुछ बात कर लेते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें ज़रा मैं आज के अखबार मेरे सामने रखे हैं सारे। इन अखबारात में एक ख़बर को बड़ी प्रोमिनेंस दी गई है और वो वही है कल वाली, जो यरूशलेम पोस्ट पर कल नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे हुकूमत के लोगों ने कि जी देखें ये तो यहूदी लॉबी का आदमी निकला है इमरान खान। और मजाल है किसी ने पढ़ने की ज़हमत की, और अफसोस की बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ वालों ने भी उसको मजमून को पढ़ने की ज़हमत नहीं की और बस दिफाई पोजीशन में खुद रहे तहरीक इंसाफ वाले लोग। हालांकि मजमून में बड़ा वाज़ेह तौर पर यह लिखा हुआ है और आज अखबार ने इसको कोट भी किया हुआ है। दुनिया अखबार ने कोट किया हुआ है। दुनिया अखबार ने जो लाइन लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि इमरान इसराइल के बारे में अपने अवाम की राय, इमरान खान इसराइल के बारे में अवाम की राय बदल सकते हैं। अच्छा, इस लाइन का कॉन्टेक्स्ट क्या है? इस लाइन का कॉन्टेक्स्ट ये है कि राइटर ने ये लिखा है अपने आर्टिकल में, इस यरूशलेम पोस्ट में शाये होने वाले आर्टिकल में राइटर ने लिखा है कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे पावरफुल हुक्मरान है जो अवाम पर अपना असर रसूख रखता है वो इमरान खान है। सबसे पावरफुल हुक्मरान इमरान खान है। राइटर का ख्याल यह है कि अगर इसराइल की हिमायत का मुश्किल फ़ैसला करना है तो उसके लिए अवाम की हिमायत ज़रूरी है, और अवाम के जहनों को अगर कोई कायल कर सकता है तो पावरफुल तरीन शख्स जो इस वक्त पाकिस्तान का सियासतदान है वो इमरान खान है। तो अखबार ने लिखा है कि ये सिर्फ इमरान खान ही फैसला कर सकता है क्योंकि उसको अवामी हिमायत हासिल है। यानी उनके कहने का मतलब है कि कोई कमज़ोर हुकूमत ये नहीं कर सकती। अगर किसी ने करना है तो कोई कमज़ोर हुकूमत नहीं कर सकेगी क्योंकि उसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है या अवाम को वो कायल नहीं कर सकेंगे। राइटर की अपनी ओपिनियन ये है कि इमरान खान इस वक्त चूँकि सबसे पावरफुल है तो इसलिए इमरान खान जो है वो अपना रोल प्ले कर सकता है इसराइल की हिमायत में। अगर ये नहीं कहा उसने कहीं पर भी कि इमरान खान करेगा या इमरान खान जो है वो विलिंग है, उसने कहा कि जी इसके लिए एक पावरफुल हुक्मरान की ज़रूरत है और वो जो कि अगर इमरान खान हो सकता है फ्यूचर में तो वो कर सकता है। ये अब उस राइटर की अपनी राय है। अब इसमें मुझे बताइए कि कहाँ ये लिखा है कि इमरान खान इसराइल का हिमायती है? कहाँ ये लिखा है कि इसराइल इमरान खान को अपना हिमायती समझता है? बस एक बयानिया बनाया जाता है और वो चल रहा है। एहसन इकबाल साहब ने तो ज़मीन आसमान एक कर दिया कि जी हमें पहले ही पता था कि ये तो इसराइली लॉबी का हिस्सा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने बताया था इसराइल लॉबी का हिस्सा है। वैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जो कल इंटरव्यू दिया और उस पर ये सवाल जब उनसे किया गया तो मौलाना को भी इस सवाल का जवाब जो है वो उससे गुरेज करना चाहिए था इन हालात में कि जब वो तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की बहुत सारे मामलात में हिमायत कर रहे हैं और कह चुके हैं कि इसराइली लॉबी वाला बयान ठीक नहीं था। और फिर उन्होंने अपना जो है वो अपने कारकुनों को मुतमईन करने के लिए इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़हर अफशानी की है। तो बहरहाल ये जो इसका कॉन्टेक्स्ट है ये आपके इल्म में होना चाहिए। अखबार जो यरूशलेम पोस्ट है उसमें लिखे जाने वाले आर्टिकल का जो मुसन्निफ़ है उसने सिर्फ इमरान खान की पॉपुलैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात की है कि इतना मुश्किल फ़ैसला कि इसराइल को फ़र्ज़ करें तस्लीम करना है, तो इसराइल को तस्लीम करने का फ़ैसला कोई आसान नहीं है। और एज़ अवाम उसी लीडर की बात मान सकते हैं जिस पर वो एतमाद करते हों, और अगर ये फ़ैसला कोई कर सकता है तो मकबूल हुक्मरान कर सकता है या एक ऐसा शख्स कर सकता है जिसकी बात पर लोग यकीन करते हों। ये उस राइटर का कुल मतमा नज़र है जिसको हमने बढ़ा चढ़ा के और 15 तारीख को ये आर्टिकल छापा। 8 दिन किसी को होश ना आया। अब अचानक किसी को ख्याल आया कि चलो इसका बयानिया बनाते हैं। बयानिया कैसे बनता है कि एक पार्टी का कोई बंदा जो है या मीडिया सेल वो एक चैनल से रब्ता करता है, कहता है इस पर प्लीज़ आप हेडलाइंस तो चला दें। आप हेडलाइन चलाएं, हम 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। उधर से हेडलाइन चलती है, 2 इधर से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती हैं, तो बात चल निकलती है। इसी तरह रोज़ी रोटी लगी हुई है मीडिया की भी और बाकी लोगों की भी। तो ये मैं आप मीडिया का हिस्सा होते हुए मैं आपको बता रहा हूँ ये किस तरह गेम्स होती हैं, किस तरह से चालें चली जाती हैं, इसी तरह चली जाती हैं, इसी तरह बयानिया बनता है। और जनाब ये शोर शराबा उठा दिया गया कि जी ये तो इसराइली लॉबी का हिस्सा है। इसराइल के हवाले से इमरान खान अपना बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ ऑलरेडी दे चुके हैं
और उस पर वो अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, और फ़लस्तीन के हवाले से वो जेल में बैठ के बोलते रहे हैं फ़लस्तीन के हक़ में। तो ये अहमकाना बात है कि जो एहसन इकबाल और बाकी लोग बना रहे हैं। अच्छा, अब आ जाए ज़रा तहरीक इंसाफ ने जो फ़ैसला किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि पंजाब हुकूमत को सांस नहीं लेने देना हमने। एक जलसे से निकलेंगे तो दूसरे जलसे क्या रौला डाल देंगे। यानी लाहौर का जलसा हुआ और कामयाब जलसा हुआ, इसमें अब कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मैं इस पर बहुत बात कर चुका हूँ। लाहौर का जलसा हुकूमत अपनी लाख आंख बंद कर ले। वैसे हुकूमत में नून पंजाब हुकूमत में या नून लीग में कोई सियाना बंदा होता ना, जो कि नहीं है, इस वक्त नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ मखसूस किस्म की ख़वातीन भी सियानी होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते, लेकिन बहरहाल कुछ मखसूस ख़वातीन से इस वक्त पंजाब की हुकूमत घिरी हुई है, जिनमें शायद ये सोचने समझने की सकत नहीं है, एवेल्यूएट करने की चीज़ों को वो सकत नहीं है। वो बस आहो जी आहो वाला सिलसिला है उनका, कि बस वो करते जाओ जो करना है। कोई एक होता है ना कि फ़िक्री कोई एक चीज़ मौजूद हो किसी जमात के अंदर, वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। मसलन कोई समझदार आदमी, कोई तफक्कुर वाला आदमी, कोई तदब्बुर वाला आदमी अगर पंजाब में होने वाले, ये लाहौर में होने वाले अगर तहरीक इंसाफ के जलसे को देखता, तो वो इस बात पर बैठ के गौर करता और अपनी पार्टी को समझाता कि देखें, ये हमारे लिए परेशानी की बात है कि एक जमात ने 12 घंटे के नोटिस पे या 14 घंटे के नोटिस पर एक इतना बड़ा शो कर दिखाया है। लोग निकले हैं, यानी आप ये देखें कि 14 घंटे के नोटिस पर लोग निकले हैं। काना में आपने जलसे की इजाज़त रात को जाके दी, तो वो गौर व फिक्र करेगा बैठ के कि ये कैसे हुआ है, हम नहीं कर सकते। वो कहेगा मरीम नवाज़ साहिबा, नवाज़ शरीफ साहब, आप गौर करें, हम ये नहीं कर सकते, हम बाकी जमातों को मिलाकर भी नहीं कर सकते। तो ये तहरीक इंसाफ ने कर दिखाया है, और मुश्किल तरीन जगह पर भी कर दिखाया है। जानबूझकर एक ऐसी जगह का इंतखाब किया गया था कि दूर दराज से आने वाले काफ़िले लाहौर में एंटर होने के बाद फंस जाए, लाहौर में एंटर होने के बाद लाहौर में स्टक हो जाए और जलसा गाना पहुँच सकें, क्योंकि ठोकर न्याज बेग से आम हालात में भी 45-50 मिनट का वो फासला बनता है काने का, शायद इससे भी ज़्यादा बनता है। हाँ, 1 घंटे का ठोकर न्याज बेग से काना 1 घंटे का सफ़र बन जाता है आम हालात में भी, क्योंकि फ़ैरूज़पुर रोड पे कैंची से आगे ऑनवर्ड अच्छा खासा रश होता है। तो प्लान ये था नून लीग का कि जो भी काफ़िले आ रहे हों वो बस लाहौर में एंटर हों। एक तो उनको लाहौर में एंटर होते हुए मुश्किलात का सामना काला शकाकू रोकेंगे और फलां जगह पे रोकेंगे, इनको रोका जाएगा। तो अगर लाहौर में कोई एंटर हो गया तो वो लाहौर में ही फंस के रह जाएगा, जलसा का तो पहुँच नहीं सकेगा। ये प्लान था। इसके बावजूद लोग जलसा का भर गया, तो ये फ़िक्र करने की बात है, ये परेशानी की बात है। इसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेलिब्रेट करने की बात नहीं है। लेकिन कोई ऐसा संजीदा जहन नून लीग में मौजूद नहीं है जो ये बैठ के सोचता, एनालाइज़ करता, समझाता अपनी पार्टी को और उसके मुताबिक हिकमत अमली तरतीब देने की कोशिश करता। अब बहरहाल तहरीक इंसाफ ने गिच्ची से पकड़ लिया। अब तहरीक इंसाफ ने कहा ठीक है, एक जलसा हुआ, अगला मियाँ वाली में करेंगे, मियाँ वाली का होगा, तीसरा पिंडी में करेंगे, पिंडी में होगा, चौथा मुल्तान में करेंगे, साहिवाल में करेंगे। तो तहरीक इंसाफ ने तो जलसों का एक शेड्यूल बना लिया। तहरीक इंसाफ जो है वो तो नून लीग के भी ऐसा लगता है पीछे पड़ गई है, उनके सब्र को आजमा रही है। एक जलसे की अब ये कह नहीं सकते कि जी हम मियाँ वाली के जलसे की इजाज़त नहीं देंगे। क्योंकि आपने लाहौर की दे दी है। अगर आपका आर्गूमेंट तो ख़त्म हो गया ना। आपका आर्गूमेंट ये था कि जी इसमें रियासत मुखालिफ तकरीरें होती हैं, नहीं हुई। आपका था कि जी ये इंतशार होता है, नहीं हुआ। आपका था कि जी ये तोड़ फोड़ करते हैं, नहीं हुई। आपका था कि दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, नहीं हुए। तो आपका सारा बयानिया तो गलत मलत हो गया। अब आप मियाँ वाले का जलसा रोक नहीं सकते। अच्छा, मियाँ वाले का जलसा आप शहर से कितना बाहर करके देंगे, देना तो मियाँ वाले के अंदर पड़ेगा। शहर से बाहर भी निकालेंगे तो वो छोटा सा शहर है, उसमें ये फार्मूला भी नहीं लग सकता। तो अब तहरीक इंसाफ ने ना प्लान किया कि नून लीग को घुमा के रखो, जलसों के पीछे लगा दो इनको, एक जलसा, दूसरा जलसा, तीसरा, इनको जलसों के पीछे उलझा दो। तो तहरीक इंसाफ ने एक नया महाज खोल दिया नून लीग के लिए। तो अब मियाँ वाली का जलसा जो है वो होने जा रहा है, और मियाँ वाली का ये जलसा जो है वो इसमें अब देखते हैं कि किस बलवले के साथ कहाँ से काफ़िले आते हैं और कितना बड़ा जलसा ये होता है। लाहौर के जलसे को नून लीग ने अना का मसला बना लिया था। उम्मीद है कि मियाँ वाली के जलसे को वो अना का मसला नहीं बनाएंगे, और ये एक जनूबी पंजाब का एक तगड़ा जलसा होगा, और यकीनन जो भी तगड़ा जलसा होगा नून लीग के लिए वो परेशानी का बाइस बनेगा। अच्छा जनाब, ये अब देखिए ना, मैं जलसे की बात कर रहा हूँ कि जलसा हुआ, तो जलसे में अब एक दावा तो बार बार किया जाता रहा कि बग़ैर रुकावटों के जलसा हुआ है, फिर भी नाकाम हो गया। हमने कोई रुकावट नहीं डाली, ये दावा था।
और ख़बरें ये हैं कि 487 मुतहरिक कारकुनों को, कल की खबर थी कि पीटीआई के 487 मुतहरिक कारकुनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। क्यों रिहा करने का हुक्म दे दिया? क्योंकि उनको पकड़ा था तो रिहा किया गया ना। जलसे से पहले आपने 487 अफराद को उठा लिया, 487 अफराद को आपने गिरफ्तार कर लिया, कारकुन, मुतहरिक कारकुनों को, जिन्होंने लोगों को निकालना होता है, जिन्होंने को ट्रांसपोर्ट मैनेज करनी होती है, जिन्होंने कैंपेन बनानी होती है, जिन्होंने अपने इलाके के लोगों को मैनेज करना होता है, उनको कन्विंस करना होता है, लेकर जाना होता है। आपने 487 यानी 500 के करीब कारकुनों को, एक शहर से आप 500 कारकुनों को उठा रहे हैं, आप सोचें तो क्या पीछे रह जाता है। तो 500 कारकुनों को जिनको उठाया गया था उनको रिहा करने का हुक्म दिया कल, और इस सिलसिले में अजहर सिद्दीक साहब ने एक दरख्वास्त भी हाई कोर्ट में डाली थी कि इनको रिहा किया जाए। बहरहाल वो रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। तो इस तरह तो अब सनम जावेद हैं, उन्होंने भी कल एक ट्वीट की हुई थी कि मेरे अब्बू को छोड़ दिया गया है। सोचें कि सनम जावेद के अब्बू को उठा लिया गया है। क्यों? क्योंकि सनम जावेद जो है वो कर रही थी, कैंपेन कर रही थी, और फिर फलक उनकी जो बहन है उनकी तलाश है, उनको पुलिस को SHO को मुअत्तल कर दिया है, और कि जी ये कैंपेन क्यों करने दी है सनम को। भाई क्यों नहीं करने देंगे कैंपेन? उनका आईनी कानूनी हक है। जलसे की आपने खुद इजाज़त दी है, अकल के अंधों, जलसे की इजाज़त दी है आपने। आप खुद जब जलसे की इजाज़त दे रहे हैं इसका मतलब है उसकी कैंपेन हो सकती है, कोई गैर कानूनी जलसा नहीं है ये। लेकिन आपने उनके अबू को उठा लिया और उठा के उनसे कहा कि जी पेश करो उसको, दूसरी बेटी को पेश करो, और ये जो सनम है ये इसने क्यों कैंपेन की है। मतलब इतने अकल से फारिग लोग हैं। ये पंजाब पुलिस जो है वो उनको उठा के पूछ रही है कि कहाँ से ये कैंपेन क्यों हुई है, कैसे हो गई। तो ये तो इनकी हालत है। तो बहरहाल इन हालात में ये जलसा हुआ है, और ये दावा किया जाता है कि जी हमने बग़ैर रुकावटों के ये जलसा होने दिया है। तो बग़ैर रुकावटें कितनी थी उसका तो आपको अब अंदाज़ा हो ही गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी अपने कारकुनों को, लाहौर के लोगों को मुबारकबाद दी है, और बड़े वलवले के साथ दी है। यास्मीन राशिद साहबा को ज़रा सुन लीजिए आज का इनका ताज़ा बयान क्या है। हमारे कारकुनों को जलसा मुबारक, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, खराज तहसीन पेश मैं करती हूँ। हमारे कारकुनों को जलसा मुबारक, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, खराज तहसीन पेश मैं करती हूँ। तो ये है जनाब यास्मीन राशिद साहबा का चंद सेकंड का ये पैगाम है, क्योंकि उनको पुलिस लेकर जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि जी मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ अपने कारकुनों को, बहुत अच्छा किया, बहुत ज़बरदस्त शानदार जलसा आपने लाहौर का किया है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस छोटे से क्लिप में बहुत सारे मीनिंग्स छुपे हुए हैं। एक तो ये कि यास्मीन राशिद साहबा पूरे हौसले में हैं, पूरा पार्टी के साथ जो है वो उसी तरह से, उसी हिम्मत जज्बे के साथ खड़ी हुई हैं। यास्मीन राशिद साहबा जो हैं उनको पूरा जो है वो उनका एतमाद उनका पूरा है, एनर्जी लेवल पूरा है, और आपने उनका देख भी लिया। अच्छा जी, अब आ जाइए आप ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिलचस्प बेंच पर है। ये मामला है NA97 तांदलियांवाला का। NA97 तांदलियांवाला से सादुल्लाह बलोच ने अली गौहर बलोच को शिकस्त दी थी। वोटों का फ़र्क को 2-2.5 हज़ार था। इस सिलसिले में उन्होंने अली गौहर बलोच साहब ने जो है वो मुख्तलिफ फ़ोरम्स पे, यानी जो भी आइनी फ़ोरम बनते बनते सुप्रीम कोर्ट से भी आए, और सुप्रीम कोर्ट से भी उनके मौक़िफ़ को शिकस्त हो गई। और यानी आप सोचें ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगहों से आपका मौक़िफ़ जो है वो रद्द हो गया। लेकिन अब बहुत कम इम्कान होता है, बल्कि उस दिन मैं कह भी रहा था गौहर बलोच साहब से कि बलोच साहब अब सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी का तो स्कोप बड़ा कम होता है, तो आपका क्या, अब आप कितने पुरुमीद हैं? क्योंकि अब आपको सुप्रीम कोर्ट से भी अगर आपकी दरख्वास्त रद्द हो गई है तो नज़रसानी जो है वो तो उसका तो बड़ा लिमिटेड सा मार्जिन होता है, तो नज़रसानी में आप कितने पुरुमीद हैं? ये मैं उनसे बात भी कर रहा था अली गौहर बलोच साहब से। लेकिन अब उनके इम्कानात बहुत बढ़ गए हैं। उसकी वजह यह है कि एक बेंच बनाया गया है काजी फ़ाइज़ साहब की तरफ से, जस्टिस अमीनुद्दीन, द वन एंड ओनली अमीनुद्दीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के पसंदीदा अमीनुद्दीन, और जिन पर काजी फ़ाइज़ साहब को ख़ुद से भी ज़्यादा एतमाद है, अपने से भी ज़्यादा एतमाद इनके ऊपर है। दूसरे इसमें शामिल है नईम अख्तर अफ़गान। ये वही 2 जजेज़ हैं जिन्होंने 8-5 का जो फैसला आया था, यानी फुल कोर्ट का, उसमें 2 ये जजेस थे जिनका बिल्कुल मुखालफत में जो है वो इनका फ़ैसला आया था। तो इन्हीं दोनों पर मुश्तमिल ये बेंच बनाया गया है। तो अब तो काजी फ़ाइज़, इससे साबित होता है कि काजी फ़ाइज़ साहब के लिए इस वक्त एक सीट PMLN की बड़ी इंपॉर्टेंट है। काजी नून लीग के लिए शायद नहीं इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, काजी फ़ाइज़ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये सीट।
काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं उनको एक एक बंदे की ज़रूरत है अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए। उन्हें ज़रूरत है इसकी एक एक सीट की, क्योंकि कि अगर मौलाना मान जाते हैं तो फिर एक आध सीट का ही मसला पड़ रहा है, तो वो जो है वो यहाँ से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये वाला सादुल्ला बलोच की सीट ख़तरे में पड़ गई। और ये देखें अभी क्या हुआ पिछले दिनों में, सादुल्ला बलोच ने डट गए, इनकार कर दिया। अगर सादुल्ला बलोच खड़े हो जाते हुकूमत के साथ और कहते कि जनाब मेरा वोट आपके लिए है, तो शायद ये बेंच ना बनता, शायद फिर अली गौहर बलोच साहब को का भी जो है वो रुकन बनने के इम्कान कम रह जाते इस दरख्वास्त में, नज़रसानी में। लेकिन सादुल्ला बलोच ने वीडियो बयान जारी कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर यही बेंच बनना था। अब इस बेंच का फ़ैसला क्या ना, ये भी मैं बता। तो ये आइन व कानून के साथ काजी साहब इस वक्त कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी के बेंच, बावजूद इसके कमेटी बनी हुई है। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, अब कमेटी भी उनके हाथ में आ गई ना। तीसरा मेंबर उन्होंने अमीनुद्दीन को बना दिया है, तो कमेटी भी उनकी हो गई, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी। आज फिर होना, वैसे 4 बजे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होना है, बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है ये। अच्छा, ये हो गया। फिर इसके अलावा जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जो कि ये जो अभी ऑर्डिनेंस आया है, सॉरी तरमीमी ऑर्डिनेंस, इस तरमीमी ऑर्डिनेंस में जिसमें अगेन पावरफुल कर दिया गया है चीफ जस्टिस को और कहा गया है कि जी आप अपनी मर्ज़ी की कमेटी बना सकते हैं। तो मैं कल भी कह रहा था कि इस कमेटी की फिर ज़रूरत ही नहीं है ना। जब चीफ जस्टिस को एक कमेटी बनाने का इख्तियार दे दिया तो फिर चीफ जस्टिस खुद ही फैसला कर लें तो वो भी ठीक है, फिर ज़रूरत ही क्या है कि कमेटी बनाई जाए। तो बहरहाल अब इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो रजिस्ट्रार की तरफ से एतराज़ लगा दिया गया और कहा गया कि जी ये वफाक का मामला है, वफाक ने ऑर्डिनेंस जारी किया है, इसको यहाँ पर नहीं सुना जा सकता। तो इसकी पर जज साहब ने आज सरजनिश की है कोर्ट की और कहा है कि ये क्या एतराज़ का इसमें क्या नुक्ता था या क्या एतराज़ उठाया, क्यों एतराज़ उठाया गया। उन्होंने कहा कि वफाक का से हुआ है तो लाहौर हाई कोर्ट में काबिल समात है, इसको सुना जा सकता है, और फिर उसको समात के लिए इसको काबिल समात करार दिया। तो लाहौर हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की इब्तदाई सी समात आज हुई है। तो अब देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दोबारा होगा जी। इलेक्शन कमीशन बैठेगा आज फिर और गौर करेगा कि 8/5 का जो फैसला 12 जुलाई का आया हुआ है उस पर वजाहत भी आ गई है। इस पर अब क्या करना है, अगरचे ये गौर खोज करने से पहले ही उन्होंने नेशनल असम्बली के स्पीकर के ख़त को बुनियाद बनाकर अयाज सादी के स्पीकर को जो अयाज सादी के ख़त को बुनियाद बनाकर पहले ही उन्होंने जो 39 लोग तहरीक इंसाफ के डिक्लेयर किए थे उनको दोबारा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डिक्लेयर कर दिया। लेकिन मखसूस नशस्तों का अब क्या करना है उस पर गौर होगा। अब जाहिर है क्या गौर होगा, कहेगा कि ये हुकूमत को दे दी जाए, मखसूस नशस्तें हुकूमत को दे दी जाएँ ताकि उनकी 2/3 अक्सरियत पूरी हो जाए। तो ये अब गेम चलाई जा रही है मखसूस नशस्तों के हवाले से, तो इस पर आज बैठेगा। लेकिन अगेन ये देखिएगा, ये तसादुम है। आप इलेक्शन कमीशन सीधा सुप्रीम कोर्ट से तसादुम ले रहा है। 8 जजेस का फैसला है, 8 जजेस के फैसले को इलेक्शन कमीशन उठाकर कचरा दान में डाल रहा है। और कचरा दान में डालते हुए आप सोचिए कि ज़रा सा भी झिझक नहीं रहा। तो क्या 8 जजेस अपनी हजीमत, अपने फैसले की सुबकी, अपने फैसले की जो बेइज्जती है वो इसको इतनी आसानी से बर्दाश्त कर लेंगे? तो फिर क्या है, तसादुम का ख़दशा ये होने जा रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल है जी। शहबाज शरीफ साहब अमेरिका गए हैं, बाइडन से उनकी मुलाकात नहीं हो रही, और बाइडन से उनकी मुलाकात का ना होना साबित करता है कि जब आप कह दें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, जब साबित करता है कि जी आप ये कह दें कि जी वेंटिलेटर हमारा उनके हाथ में है, तो आप उनके तमाम मकासद को पूरा करके भी, पूरी जी हुजूरी करके भी, आपको पूरी ग़ुलामी करके भी सदर से आपकी को राहदारी में भी मुलाकात होने का इम्कान नहीं है। तो बहरहाल मुनीर अकरम साहब ने इसकी वजाहत कर दी, उन्होंने कहा जी कोई मुलाकात नहीं हो रही। कुछ और चीज़ें भी थी मैंने लिखी हुई हैं, लेकिन इसको फिर मैं आगे ले जाता हूँ ज़रा अगली वीडियो के लिए, क्योंकि बात बहुत लंबी हो गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।